नमस्कार, स्वराज करियर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बुशरा। स्वराज करियर में आज बात करेंगे पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में कि आखिर पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में कोर्सेज क्या क्या भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे तमाम ज़रूरी सवालों के जवाब आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे और इसीलिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। पूजा विश्वकर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पूजा जी। और क्योंकि पूजा जी पैरामेडिकल डिपार्टमेंट के भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल से हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट उनके पास भी आते हैं इसी तरीके के सवाल लेकर। और बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए पूजा जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही एक बेसिक सवाल कि आखिर पैरामेडिकल है क्या? नमस्कार, मेरा नाम पूजा विश्वकर्मा है। मैं पैरामेडिकल संकाय से हूँ, पैरामेडिकल विभाग से। सबसे पहला क्वेश्चन मैडम आपका ये है कि पैरामेडिकल होता क्या है। पैरामेडिकल जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, पैरा इट मीन्स मेडिकल से रिलेटेड जो भी प्री एंड पोस्ट कोर्सेज हैं, प्री एंड पोस्ट प्रोसीजर्स हैं, उनका ट्रीटमेंट, इलाज, उनके बारे में टेस्टिंग करना, एनालिसिस करना और उनसे रिलेटेड आपको जानकारी देना, ये आपके पैरामेडिकल कोर्सेज में आता है जी। और साथ ही पूजा जी, मेरा अगला सवाल आपसे कि पैरामेडिकल कोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्योंकि ऐसे तमाम दर्शक जो अपना करियर इसी चीज़ में शुरू करना चाहते हैं, तो उनकी जिज्ञासा इस बात को और विस्तार से समझने को लेकर के होती है कि आखिर पैरामेडिकल कोर्सेज क्या क्या होते हैं। देखिए, पैरामेडिकल कोर्सेज में काफ़ी सारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, जैसे कि BMLT, DMLT लेबोरेटरी से रिलेटेड है, फिजियोथेरेपी जो कि फिजियो से रिलेटेड है, BRIT जो कि रेडियोलॉजी से रिलेटेड है, ऑप्टोमेट्री जो कि आइज स्पेशलिस्ट से रिलेटेड है, और OT टेक्नीशियंस होता है इसमें, DPT होता है इसमें, एनेस्थीसिया होता है इसमें। तो डिफरेंट कोर्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, डिफरेंट उनके सब्जेक्ट्स हैं एंड सिलेबस है। हमारा जो कोर्सेज है, मैं जिस कोर्स से हूँ, मैं कंप्लीटेड हूँ MMLT मास्टर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन से, जो कि मैंने जयपुर निम्स से कंप्लीटेड किया था। और इसी के साथ ही हेल्थ केयर सेक्टर में अगर कोर्सेज की बात कर ली जाए तो इसकी क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, हेल्थ केयर सेक्टर जैसा कि नाम से ही रिलेटेड है, हेल्थ से ही रिलेटेड होगा सब कुछ। हमारे लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में जैसे ही कोई पेशेंट आता है, आफ्टर ट्रीटमेंट, मेडिसिन ट्रीटमेंट, डॉक्टर सबसे पहले प्रिस्क्राइब करता है उसे कि आपको कुछ टेस्ट कराने हैं, देन आपके रिजल्ट्स के बाद ही हम आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। सेम एज इट इज़ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में है। जैसे पेशेंट आता है, अगर उसको कोई ट्रॉमा है, स्ट्रोक है, या फिर कोई शॉक लगा है या कोई इंजरी है, तो उसका सबसे पहले MRI होगा, उसका CT स्कैन होगा, उसका अल्ट्रासाउंड होगा, उसका जो भी मतलब नीडेड स्पेसिफिक टेस्ट है वो होगा। सेम फिजियोथेरेपी में भी है। फिजियोथेरेपी में आपको सबसे पहले ये देखना है कि पेशेंट का कौन सा बॉडी इंजरी है, या कौन सा मसल्स या कौन सा बोन डिसलोकेटेड हुआ है, उसको अच्छे से ट्रीट करना और उसकी जो भी है जानकारी हमें पेशेंट को देना होता है। हेल्थ केयर सेक्टर में इसकी अहम भूमिका है। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, जानवी जी, भोपाल से दर्शक है हमारे। जानवी जी, बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछे जी। मैडम से मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि पैरामेडिकल में स्कोप क्या है? पैरामेडिकल में काफ़ी सारे स्कोप हैं। देखा जाए तो पैरामेडिकल में अगर आप BSc कंप्लीटेड हैं और मास्टर्स किए हुए हैं, तो आप किसी भी अच्छे संस्थान में, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में एज अ टीचिंग प्रोफेसर और प्रिंसिपल्स के रूप में आप जॉब कर सकते हैं। इसमें प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों ही संकाय में आप जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने भी इसके लिए काफ़ी सारे स्कोप्स निकाले हैं, जैसे कि NHM हुआ, व्यापम के थ्रू भी सीधी भर्ती वैकेंसीज निकाली गई हैं। स्कोप्स में रेलवे में है, आर्मी में है, मिलिट्री में है, जिम में है, काफ़ी सारे डिफरेंट विभाग में इनके काफ़ी स्कोप्स हैं जी। जानवी जी, आपका और कोई सवाल? चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जानवी जी।
मेरा अगला सवाल आपसे है कि क्या पैरामेडिकल पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के स्टूडेंट ही कर सकते हैं, या उनकी इच्छा अनुसार आगे चलकर वो इसमें दूसरा कोई स्कोप चुन सकते हैं? जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेडिकल सेक्टर इट मीन्स जीव विज्ञान। जीव विज्ञान ही बायोलॉजी है। जैसे कि आप किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, थोड़ी ना आप कॉमर्स या आर्ट्स के स्टूडेंट से अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर वो स्पेसिफिक तरीके से आपके कोर्स को किया होगा तभी वो आपको ट्रीटमेंट दे सकता है। सेम ऐसा ही है, 12th पास स्टूडेंट होते हैं इसमें। हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो कि कंपलसरी होता है। रेडियोलॉजी में कुछ फिजिक्स के स्टूडेंट्स भी मतलब कोर्स कर सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही करना है। जी, मुझे जी साथ ही चलिए एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद चौहान जी हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मैम से मेरा ये सवाल था कि इसमें कोई डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, 10-12 से कोई कोर्सेज कर सकते हैं क्या? एक बार फिर से आप अपना सवाल दोहराइए। इसमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं क्या इसमें? शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में जानना चाह रहे हैं आप? पूजा जी, शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में जानना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। पैरामेडिकल कोर्स में कुछ डिग्री कोर्स हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्स हैं और कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं। जैसा कि आपने पूछा शॉर्ट टर्म कोर्सेज, तो हाँ, इसमें अगर आप ज़्यादा कंज्यूमिंग टाइम नहीं दे सकते, ग्रेजुएशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप डिप्लोमा कीजिए, डिप्लोमा मेडिकल टेक्नीशियन, डीपीटी कीजिए, डिप्लोमा फिजियोथेरेपिक्स, और इसमें रेडियोलॉजी में भी डिप्लोमा होता है, ऑप्टोमेट्री में भी डिप्लोमा होता है, और इसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं, जैसे एनेस्थीसिया हुआ, ओटी टेक्नीशियन हुआ। तो आप शॉर्ट टर्म कंज्यूमिंग टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप अपना कोर्स कर सकते हैं, लेकिन आपको ग्रेजुएशन करना ही है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप डिप्लोमा में एडमिट ले सकते हैं, 10th-12th के बाद भी ले सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हम जिस सब्जेक्ट में जा रहे हैं तो हम क्यों ना उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करें, पढ़ें। चलिए, और कोई सवाल आपका? बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अपने दर्शकों को इस बीच एक बार फिर से हम बता दें, हमारी टीवी स्क्रीन पर कुछ नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस टॉपिक से जुड़े आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी सवाल हो, तो आप हमसे जुड़कर उन सवालों के जवाब ले सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हेलो जी मनीष जी, सवाल पूछिए। यस मैम, एक्चुअल में मेरे को इस रिगार्डिंग पूछना था, जैसे बाई चांस कोई अगर इन सर्विस हो, गवर्नमेंट सर्विस हो, और अपने को ये कोर्स करना है, तो इसका क्या स्कोप हो सकता है? एक बार फिर से आप अपने सवाल दोहराइए। मैम, जैसे इन सर्विस हो आप ऑलरेडी, बट आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट हो, तो आप इस फील्ड में कुछ कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में इस फील्ड से जुड़ा उनका सवाल है कि आखिर फ्यूचर में वो क्या और कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में, यही ना क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट जॉब में ना होने के बाद भी अगर कोई और कोर्सेज, जी बिल्कुल, आप गवर्नमेंट जॉब में ना जाना चाहें तो आप सेल्फ अपना खुद का एक फिजियोथेरेपी सिस्टम खोल सकते हैं। मतलब एक तरह से एक एरिया होता है जिसमें हम अपने ऑन जिम में हम अब जॉब कर सकते हैं। दूसरा, खुद का लैब खोल सकते हैं, कलेक्शन सेंटर खोल सकते हैं। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो नॉर्मली अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन्स वगैरह जो अवेलेबल होते हैं, आज के युग में तो इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है ना पैरामेडिकल, कि आप प्राइवेट में या खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष जी। और अगला सवाल मेरा आपसे पूजा जी कि पैरामेडिकल थ्योरी बेस्ड है या फिर प्रैक्टिकल, क्योंकि स्टूडेंट को किस ओर ध्यान शुरुआती वक्त से ही देना चाहिए? जी, पैरामेडिकल जो कोर्स है वो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही बेस्ड पे है। प्रैक्टिकल से ही थ्योरी है, थ्योरी से ही प्रैक्टिकल है। अगर स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल अच्छे से ट्रीट करेगा, प्रैक्टिकल अच्छे से कर पाएगा, तभी वो पेशेंट को ट्रीट कर पाएगा। और प्रैक्टिकल वो तभी कर पाएगा जब उसको थ्योरी नॉलेज होगा। तो दोनों ही एक दूसरे से रिलेट करते हैं कि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जी, और अगला सवाल मेरा आपसे कि पैरामेडिकल में कौन सा कोर्स सबसे अच्छा
माना जाता है, या जो तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं, जो स्टूडेंट इस ओर अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा वैकल्पिक रास्ता क्या हो सकता है? देखा जाए तो पैरामेडिकल में सारे ही कोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जिस भी स्टूडेंट को जो भी सब्जेक्ट पसंद है, जैसे वो फिजियोथेरेपी पे जाना चाहता है, उसके लिए वो बेस्ट है। उसको आगे पेशेंट को ट्रीट करना है थेरेपी के माध्यम से। लैब टेक्नीशियन में उसको इंटरेस्ट है तो वो लेबोरेटरी के माध्यम से उसको ट्रीट कर सकता है। इसी तरह से सारे ही कोर्सेज अपने अपने एरिया में काफ़ी अच्छे वर्क करते हैं। जी, और आज के युग में पैरामेडिकल के लिए फ्यूचर स्कोप क्या हो सकता है? ये सवाल मैं एक बार फिर से इसलिए भी दोहरा रही हूँ क्योंकि कुछ देर पहले एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े थे जिनका भी यही सवाल था। एक विस्तार से आपसे चाहूंगी कि आप इस पर विस्तार से बता पाएं हमारे दर्शकों को कि आखिर क्या क्या स्कोप उन्हें और मिल सकते हैं। देखिए, इसमें हम स्कोप सेम दिख रहा है कि अगर वो लैब से है तो उसको अगर ग्रेजुएशन करने के बाद इंटरेस्ट है, वो जाना चाहता है टीचिंग में, तो वो जा सकता है। अगर उसको इंटरेस्ट है कि वो अपना खुद का एक सेल्फ लैब चलाए तो वो वहाँ भी अपना प्रोसेस शुरू कर सकता है। ब्लड डोनेशन कैंप स्टार्ट कर सकते हैं, एनजीओज़ में जा सकते हैं। इसके स्कोप्स यही है कि काफ़ी अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, जैसे रेलवे में हुआ, मिलिट्री में हुआ, आर्मी में, नेवी में हुआ, काफ़ी सारे डिफरेंट एरियाज है, जैसे कि एयरलाइंस में हुआ। हमारे जो कोर्सेज हैं पैरामेडिकल के वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्कोप इसके काफ़ी अच्छे हैं। और साथ ही साथ पैरामेडिकल करने के बाद कौन कौन से विभाग में जॉब की जा सकती है? ये सवाल मेरा सरकारी नौकरियों के लिए जो ट्राई करना चाह रहे हैं कि पैरामेडिकल सेक्टर में उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए, तो क्या क्या विकल्प उनके पास हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया था, गवर्नमेंट जॉब में नेशनल केयर सिस्टम, नेशनल हेल्थ मिशन, एनएचएम के थ्रू भी जॉब्स कर सकते हैं आप। अगर आप किसी अच्छे फोर्टीज़ या फिर अपोलो हॉस्पिटल में डाइटिशियन के रूप में भी जा सकते हैं। एक हमारा अहम इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है डाइटिशियन, है ना, तो डाइटिशियन में हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं। जिम में भी हम अपना मतलब स्कोप बना सकते हैं, फ्यूचर बना सकते हैं। जिम में जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो अपना अहम योगदान प्ले करते हैं। लेबोरेटरीज़ में भी बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलते हैं, व्यापम के थ्रू वैकेंसीज निकलते हैं जिसमें सीधी भर्ती होती है। आपको एग्जाम्स क्रैक करके सीधे डायरेक्ट अपॉइंट कर लिया जाता है। तो तैयारियां उसके लिए किस तरीके की करनी चाहिए? देखिए, हमारा जो व्यापम का एग्जाम्स होता है उसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 25 मार्क्स आपके जीके, मैथ्स, फिजिक्स, मैथ होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, करंट अफेयर्स होते हैं। बाकी 75 जो नंबर्स होते हैं वो आपकी फील्ड से रिलेटेड होते हैं। जैसे फिजियोथेरेपी अपना एक अलग सब्जेक्ट्स होता है, उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। बीएमएलटी उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे बीएमएलटी उसमें ब्लड से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, एनाटमी फिजियो से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। काफ़ी सारे डिफरेंट क्वेश्चंस 75 नंबर में आपको कवर करने होते हैं। इसका जॉब क्राइटेरिया ये है कि इसमें कैटेगरीज होती हैं, ST, SC, OBC सुना ही होगा। ST, SC कैटेगरीज, SC, ST के कुछ कट ऑफ अलग होते हैं, OBC के कट ऑफ अलग होते हैं। जैसा स्टूडेंट जिस कैटेगरी का होता है उनके कट ऑफ के अकॉर्डिंग उनका प्लेसमेंट हो जाता है। जी, और इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय जी। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मेरे बच्चों ने अभी 12th पास की है, तो वो चाहते हैं कि उन्हें मेडिकल लाइन में जाना है, लेकिन वो डॉक्टर भी नहीं बन सकते हैं। तो क्या उन्हें किस प्रकार से कोर्स कराया जाए कि जैसे आपने बताया पैरामेडिकल में अच्छा स्कोप है, तो क्या स्कोप रहेगा और कौन से ऐसे कोर्स हों कि उसमें, क्योंकि अगर देखूं तो उसका फिजिक्स में काफी अच्छे मार्क्स हैं, तो उसको क्या कराया जा सकता है जो आगे जाके उसकी लाइफ में कारगर साबित हो? बेसिक तैयारी आप जानना चाह रहे हैं कि अगर करियर की शुरुआत 12th के बाद उनके बच्चे कर रहे हैं तो आखिर उनकी शुरुआत कैसी होनी चाहिए? पूजा जी। जी, बहुत अच्छा सवाल है। कुछ स्टूडेंट, जैसे कि मैं खुद अपने आप को बताना चाहूँगी, मैं भी बहुत कंफ्यूज थी
क्या होता है, MBBS नीट हर कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता। अगर वो नीट क्वालिफाई करते हैं तो उनको प्लेसमेंट मिल जाता है MBBS के लिए, BDS के लिए। बट कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें नीट या फिर कोई एंट्रेंस नहीं देना होता है। पैरामेडिकल हमारा उसी कोर्सेज में से एक है। इसमें क्या होता है कि आपको कोई एंट्रेंस तो निकालना नहीं है, लेकिन एज क्राइटेरिया है 18 ईयर्स से अबव, मतलब 18 ईयर्स कंप्लीटेड होना चाहिए स्टूडेंट को, प्लस उसका जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो PCB होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। क्या होता है, बायोलॉजी से रिलेटेड भी इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं और केमिकली रिएक्शंस भी होते हैं। अगर आप फिजिक्स में काफ़ी अच्छे हैं तो आप रेडियोलॉजी कीजिए, उसमें कुछ रेडिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। फिजिक्स आपका रेडियोलॉजी के लिए काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट माना गया है। बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप लेबोरेटरी कीजिए, और आपको बॉडी पूरे ह्यूमन पार्ट से रिलेटेड कुछ कोर्सेज करना है तो आप फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए संजय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक जी। आलोक जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? बहुत स्वागत आपका। मैम मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे 12th पास किया है तो पैरामेडिकल सुना है, बट उसके बारे में जानते नहीं है, आखिर होता क्या है पैरामेडिकल, और उसके बारे में जानकारी मिले तो उस कोर्स को करें जी। पैरामेडिकल नाम से ही समझ में आ रहा है, पैरा यानी प्री एंड पोस्ट रिजल्ट्स। पेशेंट का आना, उसका टेस्ट होना, उसका एनालाइज होना, उसका रिजल्ट्स एक क्वालिटी एश्योरेंस के अकॉर्डिंग उसका सारा कुछ क्राइटेरिया मैनेज करना, ये पैरामेडिकल में आता है। बहुत सारे कोर्सेज है, ऑप्टोमेट्री आइज से रिलेटेड होता है, आंखों से रिलेटेड टेस्टिंग करना। हम किसी भी छोटे से छोटे लैब में चले जाएं या आई से स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, वो भी एक टेस्ट से गुजारते हैं। हमें सामने एक वॉल पे आपको ABCD लिख दिया जाता है, आपको देखना है, एनालाइज करना है, टेस्टिंग करना है कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर किस तरह का है। फिजियोथेरेपी में भी आपको वो नॉर्मली ट्रीट करेंगे कि आपका जो जॉइंट है, जो मसल्स है, जो बोन है वो डिसलोकेट है या नहीं है, इन सब से रिलेटेड। और पैरामेडिकल में और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, डिग्री, डिप्लोमा, आप किसी भी संकाय में जा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आलोक जी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, भावना जी भोपाल से। बहुत स्वागत है आपका भावना जी, सवाल पूछिए। भोपाल से मेरे को BMLT से रिलेटेड, BMLT के बाद कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती है, कौन कौन से जॉब स्कोप्स हैं, वो जानना था। जैसे कि भावना जी आपने मुझसे पूछा कि BMLT के बाद और DMLT के बाद, BMLT के बाद और DMLT के बाद व्यापम की वैकेंसीज के थ्रू आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। इसमें कोई मास्टर कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओनली BMLT पास आउट हैं, DMLT पास आउट हैं, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है कि आप प्रिपरेशन करके आप व्यापम के थ्रू वैकेंसीज को निकालें, NHM के थ्रू आप एग्ज़ाम क्रैक करें और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स में आउट ऑफ द भोपाल या आउट ऑफ द MP आप जा सकते हैं, तो वहाँ भी जाना चाहिए आपको, क्योंकि फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, हम अपना फ्यूचर खुद बनाते हैं। चलिए भावना जी, और कोई सवाल आपका? बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भावना जी। और पूजा जी, अगला मेरा सवाल आपसे, क्योंकि इसके पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, क्या ये सब्जेक्ट के अलावा भी हम सब्जेक्ट लेने के बाद क्या वापस से इस फील्ड में आ सकते हैं? और दूसरी चीज़, हम शुरुआती वक्त से जब अपनी तैयारी करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, तो शुरुआती वक्त से हमारी तैयारी पढ़ाई को लेकर किस तरीके की होनी चाहिए? जो पढ़ाई को लेकर हमें पैटर्न अपनाना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? ओके, देखिए मैडम, इसमें नॉर्मली मैं बोलना चाहूँगी कि इसमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम्स तो क्रैक करना होता नहीं है। नॉर्मल एग्ज़ाम्स के थ्रू आप एक अपना खुद का 12th के बाद आप अपना एक माइंड सेट करना है कि हमें इस कोर्स में जाना है। अगर जैसे आपने पूछा कि पैरामेडिकल में, मतलब आपका क्वेश्चन आप रिपीट कर सकते हैं क्या मैम? जी, मेरा सवाल यही आपसे कि आखिर शुरुआती वक्त से तैयारी किस तरीके की बच्चों को रखनी चाहिए? कुछ ऐसे टिप्स हमारे दर्शकों को देना चाहें कि जो पैरामेडिकल में जाना चाह रहे हैं, तो क्या बेसिक स्टडी उनकी होनी चाहिए? बेसिक स्टडी में उसका GK स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उनका बायोलॉजिकल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी उनको स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करना चाहिए। क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के
थ्रू ले तो लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बट उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता है। वो आगे चलकर फ्यूचर में अगर वो पढ़ते भी हैं तो अगर आप इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप फ्यूचर में जॉब अगर हासिल भी कर लेंगे तो आप ठीक से आप खुश नहीं रहेंगे। दूसरा यही कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आर्ट्स, कॉमर्स या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट्स हम पैरामेडिकल कोर्स में नहीं कर सकते। पैरामेडिकल कोर्स सिर्फ बना ही पीसीबी के लिए है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। जी, और जैसा कि एग्ज़ाम का प्रेशर स्टूडेंट्स को बहुत रहता है, तो एग्ज़ाम के वक्त क्या टिप्स आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी कि कैसे एग्ज़ाम्स का जो टेंशन है उसे दूर रख के वो अपनी प्रिपरेशन इसके लिए कर सकते हैं? और समय समय पर लोगों को ये जिज्ञासा भी रहती है कि क्योंकि आपने जैसा कि जिक्र किया कि पैरामेडिकल में बाकी के जो स्कोप्स हैं, अदर जो सिलेबस हैं, जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए प्रिपरेशन सिलेक्शन किस तरीके से होना चाहिए? देखिए, पैरामेडिकल कोर्स एक तो ईयरली कोर्स है, तो स्टूडेंट के पास काफ़ी समय होता है। अगर उसने 12th के बाद पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लिया है, ज़रूरी नहीं है कि ईयरली कोर्स है। डिप्लोमा कोर्सेज में सेमेस्टर पैटर्न भी होता है, ओटी में ईयरली कोर्स है, डिग्री में ईयरली कोर्स है, तो हमारे पास काफ़ी समय होता है। समय समय पे इसके सेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं। आपको अपना सिलेबस अपने अकॉर्डिंग, हम हमारे सिलेबस को निकलवा तो लेते हैं लेकिन हम उसे देखते भी नहीं। लेकिन हमें हमारी यूनिट्स को डिवाइड करना है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद लास्ट में हमारे पास रिवीजन का टाइम मिल रहा है या नहीं। रिवीजन में आपको क्या करना है? फर्स्ट सेशनल में आपको 30% पढ़ना है, सेकेंड सेशनल में आपको 60% पढ़ना है, लास्ट जो सेशनल होता है जिसे हम प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कहते हैं, उस पर हमें सारा ही ब्रीफली पढ़ना होता है। समय समय पे हम अपने क्लासेस में टेस्ट देते हैं, टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हमें रिवाइज करते रहना है। कुछ हमारे जो सीनियर्स होते हैं उनके क्वेश्चंस पेपर्स को हमें लेना चाहिए, हमें उनको सॉल्व करना चाहिए। ये सारे करियर गाइडेंस है जो कि हमें टिप्स के अकॉर्डिंग फॉलो करने चाहिए। मैंने खुद पीपल्स यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया था, उसमें भी हम अपने सीनियर्स लोगों के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करते थे। उससे क्या होता है ना, हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। सिलेबस चेंज नहीं होता है, कुछ सिलेबस बढ़ जाता है लेकिन कम नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, अपने माइंड में सेट करना है कि ईयरली कोर्स है तो हमें ईयरली ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग पूरा ख़त्म करना है। हमें समय समय पर उसमें पढ़ाई करनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया पूजा जी तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और इतनी ज़रूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। उम्मीद है कि जिन दर्शकों ने हमारे ये विशेष प्रोग्राम देखा है उन्होंने उनके सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे और इसी तरीके से अगले टॉपिक के साथ अगली बार फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।